अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को विलिंग मेज़ के पेज पे खुश आमदेद। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो के साथ। मैं हूं सिप्तैन मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद हैं मिस शुमाइला बतूल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एग्जीक्यूटिव स्किल एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। व्यूवर्स को बताते चलें, इस शो में हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स को डिस्कस करते हैं। ये 12 ऐसे स्किल हैं जो ब्रेन बेस्ड स्किल्स हैं, जिनकी हार्ड वायरिंग हमारे ब्रेन में हुई है और ये हमारी इनको लाइफ स्किल्स कहा जाता है, ह्यूमन स्किल्स हैं। ये हमारे फ्रंटल लोब से ऑपरेट करते हैं। हम लोग इन्हीं स्किल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करते हैं और कैसे इन स्किल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए, इस बारे में बात करते हैं। आज के हमारे शो का टाइटल है थिंक अबाउट योर थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो मिस, थिंक अबाउट योर थिंकिंग एंड बिहेवियर, ये टाइटल किस तरफ इशारा करता है? कौन सा ऐसा एग्जीक्यूटिव स्किल है जो आज हम सबको बताने जा रहे हैं? बिल्कुल, इस पे भी बात करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि ये शो हमारा एग्जीक्यूटिव स्किल्स के हवाले से होता है, जो कि पहले हम टीनेजर्स की हेल्प के लिए पेरेंट्स को हेल्प देते रहे हैं कि टीनेजर्स में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं वो कैसे मैनिफेस्ट होती हैं और पेरेंट्स उनको कैसे जो है वो बेहतर वे से इन्हांस कर सकते हैं। कुछ ऐसी पेरेंटल स्किल्स, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पर हमने बात हमारे जो पिछले प्रोग्राम्स हैं उनमें की। कुछ अरसे से हम एडल्ट्स के हवाले से एग्जीक्यूटिव स्किल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि बीइंग एन एडल्ट जो लोग हैं, नौजवान हैं, कैसे अपनी एग्जीक्यूटिव स्किल्स को आइडेंटिफाई करके कि कौन सी एग्जीक्यूटिव स्किल्स उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी एज अ स्ट्रेंथ, और उनको इम्प्रूव और इन्हांस कैसे किया जा सकता है। इसी सिलसिले में आज का जो हमारा एग्जीक्यूटिव स्किल है, जैसे आपने कहा कि टाइटल इसका ये है थिंक अबाउट योर, लर्न टू थिंक अबाउट योर थिंकिंग एंड बिहेवियर। थिंकिंग का ताल्लुक कॉग्निशन से है, कॉग्निशन इन अदर वर्ड्स थिंकिंग को ही कहते हैं। सो मेटा कॉग्निशन बेसिकली जो आज का एग्जीक्यूटिव स्किल है, बीइंग एन एडल्ट, आप कैसे अपने अंदर मेटा कॉग्निशन को इम्प्रूव और इन्हांस कर सकते हैं, इसके मुतालिक हमारा आज का शो होगा, जिसमें हम और भी बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे सोच सकते हैं अपनी ही सोचों और अपने ही रवैयों के बारे में। साउंड्स कैसा करता है आपको ये, अपनी सोच और अपने, क्या हम सब करते हैं? ये पहला सवाल। बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से हमारा ही ब्रेन हमें ही धोखा दे सकता है, इस बारे में हम सोचते नहीं हैं, या हमारा ही ब्रेन हमें कोई अनहेल्दी मशवरे भी दे रहा होता है। तो इवेल्युएट कर लेना खुद को, ये काफ़ी डिफिकल्ट सा काम है। बहुत डिफिकल्ट काम है। आपने जिससे कहा ना कि हमारा ही ब्रेन हमें धोखा देता है, सो इनफैक्ट ब्रेन बड़ी इनोसेंट सी एंटिटी है। हम जैसा उसको मोल्ड करते हैं, जैसा उसको ट्रेन करते हैं, वो वैसा बन जाता है। सो मेटाकॉग्निशन इनफैक्ट बाय द डेफिनेशन भी हम बात करते हैं, लेकिन हम अपने आप को, जिसको सेल्फ एनालिसिस कहते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम समटाइम आ जाती हैं और अनदेखी प्रॉब्लम होती है। यानी इस फील्ड में आने के बाद, बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के बाद, चीज़ों का अंदाज़ा थोड़ा होप कर पाते हैं हम कि चीज़ें जो है वो, जब हमारी असेसमेंट होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है और कैसे हम अपनी ही असेसमेंट को गलत अंदाज से कर रहे होते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम अपनी ही असेसमेंट को गलत कर रहे होते हैं। तो उसमें कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ही एनालिसिस, अपनी ही एवेल्युएशन, अपना ही जांच पड़ताल बेहतर वे में कर सकें, एंड सबसे ज़्यादा अपनी सोचों और अपने रवैयों की जांच पड़ताल। सो बाय द डेफिनेशन अगर हम जाएं कि मेटाकॉग्निशन है क्या एंड हाउ कैन वी थिंक अबाउट आवर थिंकिंग एंड बिहेवियर, सो सिंपल इज दैट बाय द डेफिनेशन सप्तान साहब, मेटाकॉग्निशन होती है सेल्फ evaluation. Number one, the ability to stand back and review yourself, analyze yourself. The ability to take a bird's eye view of your behavior and thinking in a particular situation, specifically stressful situation. So bird's eye view से stand back करके अपना ही तज्जिया करना, अपने ही analysis करना कि ये जो मेरे साथ हुआ, इसमें क्या मैंने किया, कैसे किया, क्या मैंने ठीक किया, इस तरह के सवाल, कहाँ कमी रह गई, कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है, इस तरह का कोई एवेल्युएशन करना मेटाकॉग्निशन कहलाता है। सब बर्ड्स आई व्यू की बात करती हैं तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जहन में आता है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं खुद को देख सकूँ कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम इसी की बात करें कि हम खुद को देख सकें एज अ थर्ड पर्सन एनालिसिस। अच्छा, थर्ड पर्सन एनालिसिस या बर्ड्स आई व्यू का मतलब ये है कि जब मैं ही मेरे बारे में, थर्ड पर्सन नहीं, खुद ही अपने बारे में
मिसाल के तौर पर मैं कोई काम ठीक नहीं करती और मेरा बॉस मुझे ये कहता है कि ये चीज़ें आपने ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं किया, सो जब मैं इस प्रॉब्लम को अपने आप से देखूंगी तो मैं इनफैक्ट जस्टिफाई करूंगी। लेकिन एज अ थर्ड पर्सन एनालिसिस जब मुझे पे लागू हो जाएंगे कि बीइंग न्यूट्रल पर्सन, ए थर्ड पर्सन और बर्ड्स आई व्यू से, तो फिर मैं अपनी आपकी भी जांच पड़ताल करूंगी, पूरी सिचुएशन को अनबाइज्ड वे में एनालिसिस करूंगी। अनबाइज्ड का मतलब होगा कि हम सब्जेक्टिव ना हो, जैसे हम रिसर्च में सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। वैर जानिबदार, हम बाइज्ड ना हो, हम कोई डंडी ना मारें, कोई जस्टिफाई ना करें, कोई लीवरेज मत दें अपने आप को। सो इस तरह के कोई एनालिसिस अगर हम सीख जाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव स्किल्स का मतलब ये है कि वी ऑल हैव अ सर्टेन ब्रेन पार्ट वेयर दीज ब्रेन बेस्ड स्किल्स इन फैक्ट एग्जिस्ट। सो ये स्किल्स एग्जिस्ट कर रही हैं हम सबके ब्रेन एरिया में। अगर टेक्निकल ज़्यादा बात ना करें तो हमारे फ्रंटल लोब में एग्जिस्ट करती हैं, यानी एट बर्थ इसकी वायरिंग हुई भी होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो ये 12 स्किल उसके ब्रेन में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। बट जैसे पैदा होते वो बोलता नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का वायरिंग उसके हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह से एग्जीक्यूटिव स्किल्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती जाती है। इसी वजह से हम अपने हर प्रोग्राम में हर एग्जीक्यूटिव स्किल की डेवलपमेंट का भी जिक्र करते हैं, बिकॉज इट्स अ ब्रेन बेस्ड स्किल्स विच मीन्स कि ये कोई हार्ड वायरिंग इसकी हुई भी है। और अगर हम इस चीज़ को समझें और अपनी ही स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करें, स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो हम अपनी लाइफ में, चूँकि एग्जीक्यूटिव स्किल्स की हेल्प सबसे बड़ी ये है, रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होती है कि ये रिक्वायर्ड होती हैं अच्छे डिसीजंस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एंड लाइफ में प्लानिंग के लिए। सो ये ब्रेन बेस्ड स्किल्स जो हमारे पास हैं तो हमें एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर बना सकती हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकती हैं और बहुत अच्छा प्लानर बना सकती हैं। ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करती हैं। मैं यही बात करने वाली थी कि अगर ये तीनों चीज़ें हमें इंसान बनाती है ना, यूनिक हमें ये तीनों चीज़ें करती है कि इंसान अच्छा फैसला करता है, इंसान अच्छा प्लानर है। आपको याद है प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन, लास्ट में हमने एक रिसर्च भी शेयर की थी कि जिसमें जानवरों से हमें डिफरेंट यही चीज बनाती है कि हम प्लान करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, हम चीजों को स्ट्रेटजी प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज एंड अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर पहले लर्निंग का प्रोसेस रहा, इस पे हम बात करेंगे जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि इट्स अ ब्रेन बेस्ड स्किल्स, जो कि जिसका मतलब ये है कि ऐसी एबिलिटी का होना जिसमें आप एज अ थर्ड पर्सन बर्ड्स आई व्यू से अपने एनालिसिस कर सकें, अपनी थिंकिंग के बारे में दोबारा सोच सकें, उसके एनालिसिस कर सकें, अपने बिहेवियर्स के एनालिसिस कर सकें, क्या चीज़ें हमने ठीक की, उसको कैसे करते रहना है इसके बारे में सोच सकें, प्लान कर सकें, क्या चीज़ें ठीक नहीं की और उनको हमने नहीं करना है, इसके बारे में प्लान जो है वो बनाना। सो ये एक सेल्फ मॉनिटरिंग आप समझने स्किल है, एक सेल्फ असेसमेंट की स्किल है जो आपको अपने ही बारे में बहुत अच्छा मॉनिटर करती है। वैसे अगर हम किसी एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करें, जैसे अगर मैं गुस्से में हूँ, हमने कहा स्ट्रेस में हम क्या गलत करें क्या ठीक करें, हमने वो आइडेंटिफाई करना है। अब मैं स्ट्रेस में हूँ, लोग जब गुस्से में होते हैं तो पारा ऊपर चढ़ा होता है, कोई ख्याल नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बस जो जहन में चल रहा है इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे भी बताता हूँ। तो हमारा जहन तो वहाँ है, तो उस वक्त में खुद को एवेल्युएट करना, सेल्फ असेसमेंट करना काफ़ी मुश्किल। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, बिकॉज उस वक्त मुमकिन ही नहीं है। बाय डिज़ाइन हम जब बहुत ही चार्ज इमोशंस के साथ होते हैं तो ये हमारे डिज़ाइन में ही नहीं है कि हम उस वक्त एनालिसिस करें, और वो सबसे बैड टाइम। हम शीशा लेके तो घूम नहीं सकते कि हर वो खुद को देखते रहें, और वो सबसे बैड टाइम होगा एनालिसिस करने का। आपको क्या लगता है अगर एक बंदा किसी को मर्डर करता है, मैं बहुत एक्सट्रीम की एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर एक बंदा किसी को मर्डर कर देता है आउट ऑफ एंगर या हेट्रेड फीलिंग्स के साथ, तो इसका मतलब ये है कि उसके ब्रेन में उस टाइम पर कोई भी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करने की कैपेसिटी है ही नहीं है। दोबारा इस बात को करना चाहूंगी कि जब हम चार्ज इमोशंस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तब हमारा जो
इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, जो ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट एंड बेनिफिट बताने का, जो फायदे और नुकसान बताने वाला दिमाग का हिस्सा है, वो काम ही नहीं करता। एंड उस टाइम पर जो भी फैसला हम कर रहे होते हैं वो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के इन्फ्लुएंस में होता है। यानी कि मेटाकॉग्निशन अप्लाई करने के लिए या सेल्फ एवेल्युएट करने के लिए आपको इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल भी, उस पर भी एक्सपर्टीज हासिल एग्जैक्टली उस पर एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन इमोशनल इन्फ्लुएंस में एनालिसिस नहीं कर सकते। मैं आपको उसकी मेजर रीज़न बता रही हूँ, आई होप मैं समझा पाऊँ अपने व्यूवर्स को कि वहाँ पर आप समझ लें कि मशीनरी ही साथ नहीं दे रही है, आपका जो स्टेट है, जो आपका उस टाइम पर सिस्टम है, वो अप्रोप्रिएट ही नहीं है। वो कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। यानी उस वक्त अगर आप किसी को मर्डर कर रहे हैं, यहाँ में अगर इसके एग्जांपल को हम जरा एक साइड पे रख दें, गुस्सा बहुत आया हुआ है और मुंह में गालियां बन रही हैं, चीज़ें तोड़ने फोड़ने को दिल चाह रहा है, सो वहाँ पर थर्ड पर्सन एनालिसिस तो शायद यही होगी कि नहीं नहीं ये डिजर्व ही ये करता है, अब एक मुक्का तो इसको पढ़ना चाहिए, एक गाली तो इसको पढ़नी चाहिए। इसकी मैं टेक्निकल रीज़न अपने व्यूवर्स को बता रही हूँ कि वहाँ पर जब हमारा इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं, मैं बार बार एक बात कर रही हूँ, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही सूरतों में हमारा सोचने समझने वाला दिमाग का हिस्सा कम काम करता है। इन सम केसेस बिल्कुल भी नहीं काम, ऑफ हो जाता है, ऑफ हो जाता है, द राइट वर्ड, वो ऑफ हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसे टाइम पर जहां हम चार्ज इमोशंस के साथ हों, छोटी सी टिप भी देती जाऊं, उस टाइम पर हमें कमिटमेंट करनी है आज स्टेबल मोड में कि एट दैट टाइम हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, एट दैट टाइम वी हैव टू मेक आवरसेल्फ काम डाउन। इनके पहले से खुद से कमिट करना है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो हम गुस्सा नहीं करेंगे, या हम बुरे तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये मेटाकॉग्निशन आपको हेल्प करेगी। मिसाल के तौर पर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है एंड एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप, अगर आपकी मेटाकॉग्निशन की स्किल की प्रैक्टिस है, तो आप कहते हैं कि जी मैंने किया क्या, हाँ मैंने उस वक्त कैसा बिहेव किया, क्या चीज़ मैंने गलत की, मुझे ऊंचा नहीं बोलना चाहिए था। अब बजाय ये कि हम नॉर्मली ये करते हैं कि हम दूसरों की गलतियां निकालना चाहिए, जो उन्होंने मेरे ऊपर वो की था, सो दैट्स व्हाई मैं उसको गाली दी है, चीज़ें तोड़ी, मेरी मदर मुझे प्रोवोक करती हैं, मेरी वाइफ मुझे प्रोवोक करती है। हम अपने गलत रवैये को सही साबित करने के लिए कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए इसको बाय द डेफिनेशन बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है कि जहाँ पर आप अपने बिहेवियर पे भी बाइसनेस मत लेकर आए, अपने आप को भी गैर जानिबदार हो कर ही एनालिसिस करें, जो सही अनबाइज्ड न्यूट्रल एनालिसिस हैं उन्हीं को किया जाए। सो जब आपने एनालिसिस किए कि मुझे गुस्सा इस वजह से आया और मैंने जो है वो, अच्छा अगले बंदे ने मुझे प्रोवोक किया था, हाँ ये मुझे तकलीफ दी थी बात, अब आप एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तौर पर मेरा वापस उसको हिट करना या गाली देना ये राइट नहीं था। नेक्स्ट टाइम बी अवेयर, बी केयरफुल, ये कमिटमेंट मेटाकॉग्निशन आपको देती। एंड जब कभी नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना होगा, तो मैनेजमेंट फिर आपको ये सिखा चुकी होगी कि हीटेड इमोशन में आप अपने आप को इतना डेली बेसिस पर कर चुके होगे, अच्छा ऐसा टाइम पे मेरा क्या रिस्पॉन्स होता है, आपने ये नहीं करना, अपने आप को काम डाउन करना, तो उस टाइम पर फिर ब्रेन आपको याद करवाएगा कि ये वो टाइम है जब तुमने रिस्पॉन्सेस को शो नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना है। सो टेक योर टाइम, जस्ट काम डाउन योरसेल्फ एंड देन यू विल बिकम एबल टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। और इसमें रिपीटेशन चाहिए होगा, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी, बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए होगी, बिकॉज जितनी भी एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं होती तो ये हमारे पास है, बट हमारी प्रैक्टिस नहीं इनकी होती, जो वीकनेसेस होती हैं। सो उनको प्रॉपर प्रैक्टिस से ही हम उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे इसके कनेक्शन की बात करें, ये एग्जीक्यूटिव स्किल बाकी एग्जीक्यूटिव स्किल से कितना क्लोजली रिलेटेड है, या बाकी एग्जीक्यूटिव स्किल से इसका कनेक्शन कैसा है? बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर किसी ने सारी एग्जीक्यूटिव स्किल्स को मास्टर करना है तो सबसे पहले मेटाकॉग्निशन को करें। ये इतनी इम्पॉर्टेंट स्किल है कि आप समझ लें कि इसको, मैंने डॉक्टर सदाकत साहब को ये कहते हुए सुना कि ये एक सरताज स्किल है। यानी अब सरताज का अगर मतलब हमें समझ आ जाए कि ये टॉप ऑफ ऑल, टॉप ऑफ ऑल, सबसे ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट। एंड इसमें हर तरह की स्किल, देखें अगर किसी का इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल वीक है तो वो मेटाकॉग्निशन की स्किल पर काम करेगा, तो उसको पता होगा कि नहीं तुम्हारे जो इमोशंस है ना, दे नीड टू बी मैनेज। अगर किसी का वर्किंग मेमोरी का एग्जीक्यूटिव स्किल वीक है तो मेटाकॉग्निशन में उसको हेल्प मिलेगी कि नहीं तुम
इंफॉर्मेशन को होल्ड रखने की कैपेसिटी को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोई प्रोक्रेस्टिनेटर है, कोई इम्पल्सिव है, तो मतलब अगर हम असेस कर पाएँ कि मैं यहाँ पे वीक हूँ और ये मेरे अंदर खामी है, तो फिर हम ऑटोमेटिकली उसको इम्प्रूव करने की तरफ ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली हम वहाँ काम करते हैं। हाँ, और इसको मीनिंग हर एग्जीक्यूटिव स्किल, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बता सकूं तो हर एग्जीक्यूटिव स्किल लिंक्ड है विद मेटाकॉग्निशन। चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिस्पॉन्स इनहिबिशन हो, इमोशनल कंट्रोल, वर्किंग मेमोरी, गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंट, टास्क इनिशिएशन, सस्टेन्ड अटेंशन, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जब आप ही से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव स्किल हैं एंड आप अपने ही एनालिसिस करेंगे तो जो भी एग्जीक्यूटिव स्किल वीक होगी, मेटाकॉग्निशन उसको इम्प्रूव करने की तरफ आपका ध्यान दिला दे। ये नहीं तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है, फला टाइम पर तुमने टाइम को सही एलोकेट नहीं किया, तो यू शुड वर्क ऑन इट। इसी तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो अच्छा फलां टाइम पर मुझे मेरी कीज़ नहीं मिली थी, मेरा सेल फोन में अक्सर भूल जाती हूँ, तो मुझे ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, चीज़ों को, अपनी बिलोंगिंग्स को अरेंज करके रखने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट सरताज स्किल, जैसे मैंने पहले भी कहा, सर के अल्फाज को कोट किया कि इसमें अगर हम इस पे काम करते हैं तो एक किस्म का असेसमेंट हमारा हो जाएगा कि कौन कौन सी और एग्जीक्यूटिव स्किल्स को मुझे इम्प्रूव करना है, एंड एट द सेम टाइम और इम्प्रूव भी होना शुरू हो जाएगा। अगर इसके ऊपर हम प्रैक्टिस के साथ बाकायदा तौर पर काम करते हैं तो और एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं वो, जैसे आपने कॉग्निशन का वर्ड एक्सप्लेन किया कि थिंकिंग प्रोसेस को हम कॉग्निशन कहते हैं, सोचने का अमल जो है, और मेटा का वर्ड जो है, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो हम रिसर्च मेटा एनालिसिस करते हैं उसमें ये होता है कि हम काफ़ी सारी रिसर्चेज लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसको कंपाइल करने को मेटा रिसर्च कहा जाता है। तो मेटा का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सारे एग्जीक्यूटिव स्किल्स का जो मजमुआ है, जैसे आपने कहा सरताज स्किल है, अगर हम इसको सीख लें तो बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। और मेटाकॉग्निशन बाय वर्ड डेफिनेशन ये है कि अपनी सोचों को इकट्ठा करना। जैसे आपने कहा ना कि रिसर्च इसका एक मेटा एनालिसिस होता है, तो इसी तरह से सोचों का, मैं अपने बिलीव्स को, अपने पैराडाइम्स को, अपना वे ऑफ थिंकिंग, रवैयों को, अपने इमोशंस को हर तरह से एनालाइज करना, एज अ पर्सन अपनी एनालिसिस करना, बर्ड्स आई व्यू से ऊपर से ज़रा देखें कि आप कहाँ पर ठीक कर रहे हैं और कहाँ पर ठीक नहीं कर रहे। जहन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा था कि डेवलपमेंट इसकी क्या है, जैसे बचपन में हार्ड वायरिंग है या आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स डेवलप होती हैं, मेटाकॉग्निशन कहाँ पाई जाती है? मेटाकॉग्निशन जो हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करते हैं कि जो डिजिग्नेटेड और डिसाइडेड एरिया ऑफ ब्रेन है, फ्रंटल लोब, वहाँ पर ही मेटाकॉग्निशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये सबसे लेट डेवलप होने वाली स्किल है, ये सबसे लेट डेवलप होती है। मेटाकॉग्निशन की अगर हम डेवलपमेंट पे बात करें तो सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, क्योंकि ये में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, गलती करते हैं, सीखते हैं, हम कोई मिस्टेक करते हैं, हम ट्रायल एंड एरर से सीख रहे होते हैं। पहला हमारा जो मेटाकॉग्निशन की डेवलपमेंट की स्टेज आप कह लें, जो कि बिफोर 5 या 6 ईयर है, 1 से 6-7 साल तक हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। फिर जैसे ही 7 से 8 आगे 9-10 तक पहुंचता है बच्चा, तो फिर वो फीडबैक से सीखना शुरू होता है। फिर फीडबैक उसके अंदर एनालिसिस को जनरेट करते हैं। ट्रायल एंड एरर से उसको पता चला कि ये मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर ये किया है तो इसका मुझे ये फ़ायदा है, गलती करके वो सीखते हैं। फिर जब वो फीडबैक से सीखते हैं तो एक उस तरह से कोई 7-8 साल से लेकर 10-11 साल तक फिर आप टीचर्स के, दूसरों को देख के सीखना, स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स का, टीचर का फीडबैक जो है वो उनको जो है वो हेल्प करता है, वो उस तरह से डेवलप होती है। फिर ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ही रहती है, लेकिन एक सेंस से डेवलप होना शुरू हो जाती है 12 से 13 साल जैसे ही बच्चा एंटर होता है, कि वो एंटिसिपेट कॉन्सिक्वेंसेस को समहाउ करना शुरू कर देता है। उसको थोड़ा सा अंदाज़ा होने लग जाता है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये करूँगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स इनहिबिशन तो बहुत अर्ली डेवलप हो चुकी होती है ना। सो एंटिसिपेट करना शुरू कर देता है और इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। अब हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग दैट कि हर कोई इम्प्रूव करता है, लेकिन जिसके अंदर ये एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही होती है तो वो
ब्रेन प्रिपेयर होता है सीखने के लिए। इनफैक्ट ऐसे एडल्ट्स का मेरे जहन में आ रहा था, ऐसे एडल्ट्स भी मैंने देखे हैं जो ये नहीं कर पा रहे होते, वो दूसरों को देख के नहीं सीख पा रहे होते, या वो इस तरह अपनी असेसमेंट नहीं कर पा रहे होते, वो ट्रायल एंड एरर पे ही चल रहे हैं, जबकि पास एक बेहतर तरीका मौजूद है। इसीलिए इसको लर्नेबल स्किल्स कहा जाता है। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्किल्स जो हैं वो सीखी जा सकती हैं। अगर आपका नहीं भी यूज्ड है, आपका हैबिट नहीं भी है, आप बचपन से नहीं कोई एक अपने बारे में सही एनालिसिस लगा सकते, तो इस टाइम पर एट एनी एज आप जो है वो ये स्किल सीख सकते हैं। सो मैं बात कर रही थी कि जैसे टीनेजिंग में एंटर होता है तो ऑब्जर्वेशन भी होती है, ट्रायल एंड एरर भी होते हैं, आपका फीडबैक भी बहुत रोल प्ले कर रहा होता है, एंड टू सम एक्सटेंट टीन स्टार्ट टू एंटिसिपेट द कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। अब जब और आगे कोई 16, 17, 18 पे पहुंचते हैं तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट आना शुरू हो जाती है। फिर हमारा जो एग्जीक्यूटिव स्किल है, जो मेटाकॉग्निशन का है, ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट, हम सीख जाते हैं कि जो चीज़ें हमें रिवॉर्ड देती हैं उनको वी हैव टू कीप डूइंग, और जो चीज़ें हमें ज़रा हमारे डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देते तो वी हैव टू एलिमिनेट दैट। हाँ, या नुकसान उठाना पड़ता है, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। सो ये डेवलपमेंटल स्टेज है। लेटेस्ट रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि इनको हम मार्क नहीं कर सकते हैं ब्रेन में। सो द ओनली थिंग जिससे हम असेस कर सकें आप अपने इस एग्जीक्यूटिव स्किल्स को, तो वो रिसर्चर्स कहते हैं कि कोई टास्क दिया जाए एंड उसको फिर परफॉर्म करे, एंड उसके एनालिसिस अगर करवाए जाते हैं। इसके ऊपर रिसर्च भी हुई जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स को लिया जिनको उन्होंने टास्क दिया, और फिर उनको उन्होंने कहा कि आप अपने ही टास्क के एनालिसिस करें। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने एनालिसिस अनबाइस्ड, जब उनको एजुकेट किया गया कि यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसको कहते हैं कि न्यूट्रल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है बर्ड्स आई व्यू से, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने एनालिसिस किए। एंड जिनको ये फीडबैक नहीं दिया गया था उन्होंने अपने एनालिसिस बाइस्ड जो है वो दिए, जिसमें इंसान अपनी फेवर लेता है और अपने खुद को ज़्यादा नंबर दे देना। हाँ, तो इस तरह से जांचने का तरीका यही है कि आप किसी से आपको कहते हैं कि जी आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताएं, तो बहुत सारे लोग अपनी वीकनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में बताते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। और बहुत सारे जो हैं वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं और वीकनेसेस की बात नहीं करते हैं। लेकिन जिनका मेटाकॉग्निशन एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करता है वो सही पिक्चर देते हैं और राइट वे में एज अ थर्ड पर्सन एनालिसिस अपनी जो है वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बता रहे होते हैं। सो मेटाकॉग्निशन डेवलप इस तरह से होती है। फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस से अल्टीमेटली सीखना शुरू कर देते हैं। फिर आप रिवॉर्ड पनिशमेंट भी है, ट्रायल एंड एरर भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, फीडबैक भी है, ये सारी चीज़ें फिर मिलकर आपको हेल्प करती हैं। फिर आप मेटाकॉग्निशन करते हैं, फिर आप एनालिसिस करते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये था जो मैंने ठीक किया, वो आई हैव टू कीप डूइंग, और यहाँ पर ये ठीक नहीं था और मुझे इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। सो इस तरह से आप ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है अगर किसी में मेटाकॉग्निशन की स्किल जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर किसी में वीकनेस है, मतलब मेटाकॉग्निशन जो है वो वीक स्किल है, उसका आउटकम क्या होगा? डेफिनेटली आप देखें कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम ब्लाइंड ट्रस्ट अपनी स्ट्रैटेजीज पर करते हैं, बिलीव मी, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यानी कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे सब पता है और मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, दूसरे जो हैं कर रहे हैं वो गलत है, यानी कि अपनी नेगेटिव साइड को ना देख पाना, ये मेटाकॉग्निशन की वीकनेस है। बिल्कुल मेटाकॉग्निशन की वीकनेस है। और अगर मेटाकॉग्निशन की स्किल ना हो तो हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को ना असेस कर पाएं, और उनको असेस ना करके हम आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हम एक गलती कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी टास्क है, और उसको हम अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे एंड मेटाकॉग्निशन लैक कर रही है, दोबारा अगर हम वो करेंगे तो फिर हम वैसे ही करेंगे। सो फिर हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उस पर काम नहीं कर पाएंगे, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। सो ओवरऑल एक मीडियोकर सी लाइफ हम गुजारना शुरू कर देंगे। सो मेटाकॉग्निशन आपको सक्सेसफुल बनाती है, आपको लाइफ में
अच्छे और डिफरेंट वे में अपनी सक्सेस को जो है वो अप्रोच करना सिखाती है, उसमें हेल्प करती है सही रिफ्लेक्शन के साथ। मतलब हम डिफ़िकल्टीज़ की बात करें, अब कोई शख्स है उसके अंदर मेटाकॉग्निशन ये वाला स्किल जो है वो वीकनेस है, वो अपनी असेसमेंट नहीं कर पाता, अपनी खामियां नहीं देख पाता, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता, बैरियर्स क्या हैं? लेकिन शुरू से थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगी, टेक्निकल नहीं फिलोसफिकल बात करूंगी कि शुरू से हम सब सर्वाइवल स्किल सीखते हैं कुछ। शुरू से ही हम कुछ ऐसी चीज़ों को ना चाहते हुए भी सीख जाते हैं जो हमें सेव करती हैं, फाइट और फ्लाइट, सर्वाइव हमें करती हैं। उनमें से बहुत दफ़ा हम डिनाइल की हेल्प भी लेते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मुझे लगता है इस पे हमें बाकायदा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, डिनाइल को और अपनी जो हमारे शेडोज होते हैं उनको कैसे हम सरफेस पे ला सकते हैं। सो शुरू से हमारी लर्निंग होती है कुछ रियलिटीज़ को डिनाई करने की जो कि तल्ख होती हैं, वो हमारी सर्वाइवल स्किल बन जाती है। फिर हमारे कुछ फियर्स होते हैं, ठीक है, फिर हमें जजमेंट का खौफ होता है। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक शेडो सा क्रिएट कर देती हैं और इस शेडो में फिर हमें अपने एनालिसिस जो हैं वो हम राइट वे में कर ही नहीं पाते। कभी डिनाइल आ जाता है, कभी कोई फियर होता है कि लोग हमें जज कर लेंगे, कभी रिजेंटमेंट्स होती हैं, कभी शिकवे शिकायतें हमें सही बाइस्ड एनालिसिस करने से रोक रहे होते हैं कि हम अपने आप को मार्जिन दे रहे होते हैं। ये हमारी नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं ये हमें सच देखने की तरफ नहीं रोक देती हैं। इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ जो है हमारी वो हमें मेटाकॉग्निशन को स्ट्रेंथ के तौर पर प्रैक्टिस करने के रास्ते में रुकावट बन जाती है, यानी हमें सही एनालिसिस नहीं करने देती हमारी इमोशनल डिफ़िकल्टी, जिसमें हम शेम की बात कर रहे हैं, जिसमें हम डिनाइल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम रॉन्ग जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं सच कड़वा होता है, हाँ, लेकिन फ़ायदेमंद होता है। झूठ जो है वो मीठा होता है लेकिन उसका नुकसान है, अल्टीमेटली नुकसान होता है। सो जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, जब हम शेम को एम्ब्रेस कर लेते हैं, जब हम अपने ही बारे में अनबाइज्ड एनालिसिस देने के लिए किसी भी कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो मेटाकॉग्निशन जो हकीकी राय है, एंड कंफर्ट भी उसमें ही आता है। और हम सब सप्तान साहब ट्यून्ड अप हैं। अगर आप किसी को किसी की प्रॉब्लम बताते हैं ना, तो वो रिगार्डलेस कि वो प्रॉब्लम ठीक है या नहीं, हम ऑटोमेटिकली डिजाइन है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज हमारा ब्रेन, हमारा माइंड कभी भी हमें अनकंफर्टेबल नहीं करता। किसी को कहा जाए आप अभी गुस्सा कर रहे हैं तो नहीं मैं तो नहीं कर रहा, उसने गाली एहो जी की थी, हम फौरन नहीं डिनाई कर देते हैं। हम फौरन से अपने आप को सेव करते हैं, बिकॉज हम अपने आप को कभी भी खतरे में नहीं देखना। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड का कंटिन्यूस जॉब है कि वो हमें हर तरह की नेगेटिव फीलिंग से बचाता रहता है। इसीलिए हमें अनफॉर्चुनेटली समटाइम झूठ बोलना पड़ता है, ब्लेम करना पड़ता है, रीजन आउट करना पड़ता है। हम दूसरों को ज़्यादा कसूरवार ठहरा रहे होते हैं अपनी, मैं नहीं था वो था। हाँ, क्योंकि अगर मैं अपनी गलती मानूंगी तो मुझे दुख होगा, मैं कहूँगी कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, और ये बात मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी कि मैं अपने अंदर अपने बारे में ये बात कह सकूं कि ये तो तुम्हारे अंदर कमी है, या मैंने ऐसा कर दिया, मेरी वजह से ऐसा हो गया, मेरी वजह से ऐसा, जो कि सच्चाई है, लेकिन हम इसको डिनाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम शुरू से ही टू सम एक्सटेंट यूज्ड टू हो जाते। अच्छा, ये कुछ कई सिचुएशन में इससे हमें फ़ायदा भी होता है, जैसे ग्रीफ रिकवरी में डिनाइल एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। किसी को एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है जी आपको डायबिटीज़ है, पहली बार किसी को पता चलता है, उसके लिए ये शॉक एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है, तो पहले वो डिनाइल में जाते हैं, मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे डॉक्टर को चेक करवाता हूँ या दोबारा टेस्ट करवा किसी और लैब से टेस्ट करवाता हूँ। ये देखिए, इनफैक्ट जो सर्वाइवल स्किल्स की मैं बात आपसे कर रही हूँ ना, जिनमें से डिनाइल है या जिनमें अनकॉन्शियस रिएक्शन की या डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात कर रही हूँ, इनफैक्ट ये हमें हेल्प ही करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर ये हमें हेल्प करते हैं कि हार्श रियलिटी को एकदम से हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देते। और हम इंसान थोड़ी सी फैंटेसी में रहना पसंद करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं, फिर हम डिनाइल से बाहर ही नहीं आते। अगर एक डॉक्टर ने कह दी है कि आपको डायबिटीज़ है और आपका डिनाइल कहता है नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता है, डॉक्टर नहीं सही, कोई दूसरा डॉक्टर चेक करो, तो फिर दूसरे फिर रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट फिर हम कहते हैं नहीं, डॉक्टर होंगे ही नहीं ठीक, पाकिस्तान ही नहीं ठीक है, मैं अमेरिका से इलाज कराऊं, अमेरिका से हकीमों की दवाइयाँ, ये जड़ से ख़त्म। तो ये
हम जो अपने साथ सच्ची बात नहीं करना सीखते, वक्ती तौर पर तो हो सकता है कि हमें हेल्प मिल जाए, लेकिन अगर हम अपनी एनालिसिस नहीं सही तरह से कर पाते तो इन द लॉन्ग रन हमें काफ़ी डिफिकल्टीज। और ये सबसे बड़ी रुकावट है जो मेटाकॉग्निशन को डेवलप होने से रोकती है, जो हमें अपनी इवैल्यूएशन करने से रोकती है, एक सच्ची निगाह से अपने आप को देखने से रोकती है। कि हम अपने बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम नटशेल में बात करें, वो रियलिस्टिक ज़रूर बनाएं। वी आर ह्यूमन बींग्स। अक्सर मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस लर्न की है कि हम इंसान ही होते हैं, महज इंसान है, तो हम गलतियाँ भी करते हैं तो उसको ओन करके, एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करना यूनिकनेस है, ना कि उसको डिसोन करके, डिफेंड करके और नेगेटिव फीलिंग्स को एंटरटेन करके हम उसमें और प्रॉब्लम्स में जाते जाएं। सो मेटाकॉग्निशन का सबसे बड़ा बैरियर हमारी अपनी ज़ात ही होती है। हमारे जो सर्वाइवल स्किल्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं पर जाने नहीं देते, बिलीव बना लेते हैं, और हम बजाय एनालिसिस प्रॉपर करने के हम डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। अगर एक सिचुएशन में मैंने ठीक नहीं किया तो मैं ओन करने की बजाय डिफेंड करना शुरू कर देंगे। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, फलां ने ऐसे गलत किया मेरे साथ, उसने मुझे प्रोवोक किया एंड स्टफ लाइक दैट। मिस, हमारे पास वक्त काफ़ी कम है, तो हम जल्दी से व्यूअर्स को बता दें कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है मेटाकॉग्निशन। अच्छा, इसकी तो मैनेजमेंट काफ़ी लंबी है, टाइम ख़त्म हो गया, तो क्विकली मेरे ख्याल से हम बताते हैं, या चूँकि ये इसकी 2 पार्ट्स में मैनेजमेंट है, सो मैं कोशिश करती हूँ कि हम क्विकली इसको लेकर चलें। एक तो ऐसी आदत का डेवलप करना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। आज से हम ये फैसला करें कि हम एक ऐसी आदत को डेवलप करेंगे जिसमें मिस्टेक को एनालिसिस करने का सिस्टम डेवलप किया जाए, यानी डेवलप ए सिस्टम जिसमें आप अपनी मिस्टेक के एनालिसिस कर सकें। दिन में पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ कहाँ पे आपको मेटाकॉग्निशन की ज़रूरत है। रात में या सुबह कोई 1-2 टाइम आप रखेंगे जिसमें आपने, शुरू में मैं बात कर रही हूँ, यूज़ टू करने के लिए अपने आप को, बेशक लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, कि एक परफॉर्मा सा बना लें जिसमें आप सबसे पहले कॉलम में ये लिखें, या अगर नहीं लिखना तो खुद से ये एनालिसिस भी कर सकते हैं। सिचुएशन क्या थी, टास्क क्या था, आपने क्या किया, क्या ठीक नहीं किया, कौन से क्यूज थे जो मैंने मिस किए, अब क्या करूँगा डिफरेंटली। दोबारा बताती हूँ, टास्क, सिचुएशन नंबर 1 वो क्या थी, नंबर 2 आपने क्या किया, नंबर 3 क्या गलत किया, नंबर 4 कौन से क्यूज आपने मिस किए, एंड नंबर 5 अब से ऑनवर्ड कैसे इसको बेहतर वे में किया जाएगा। सो पहले तो ऐसा कोई मिस्टेक को एनालाइज करने का सिस्टम डेवलप करना है। अगर हम चाहते हैं कि मेटाकॉग्निशन पॉलिश हो जाए तो हमें कुछ अर्से के लिए इस सिस्टम को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना होगा। फिर जब हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम खुद ब खुद एनालिसिस करना शुरू कर देंगे एंड इम्प्रूव करते जाएंगे। तो कुछ सादा से सवाल हैं जो हम खुद से पूछ लें। खुद से पूछें, पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इसमें ये हेल्प ले सकते हैं। आप देखें कि कौन सा, लेट सपोज अगर रिलेशन है तो कौन सा पर्टिकुलर रिलेशन को शिकायत ही मुझसे होती है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें जो हैं मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें ठीक नहीं करता मैं या नहीं करती मैं, कौन से क्यूज़ हैं जो मैं मिस कर जाता हूँ। सो एक अपना ही एहतसाब जिसको कहते हैं, कोई इन्वेंट्री सी बना लेना अपनी। हाँ, व्यूअर्स को बताते चलें, ये हम अपने बारे में बात करें, हम अपने एहतसाब की बात करें, अपनी एवेल्युएशन की, और जब हम ये काम करने बैठते हैं तो दूसरों पे तवज्जो नहीं देनी। हाँ, और सबसे बिल्कुल वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दूसरे क्या करने ये आपके परफॉर्मा में नहीं है, ये कुछ उनके करने वाला काम है जो उन पे छोड़ दे। आपके करने का काम सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव। अगर आप सबसे पहले तो ये डिसीजन है ना कि मुझे मेटाकॉग्निशन को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है, मुझे अपने एनालिसिस को बेहतर करना है ताकि मैं बढ़ सकूं आगे। सो क्या काम था, क्या टास्क था, क्या सिचुएशन थी, मैंने क्या किया, मैंने क्या ठीक नहीं किया, क्या क्यूज मैंने मिस किए और अब मैं कैसे डिफरेंटली करूंगा। तो एक ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करने की जरूरत है एंड अल्टीमेटली हम अपनी मेटाकॉग्निशन को इम्प्रूव करते जाएंगे। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीखना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीखना, इसका कुछ हिस्सा हम बताते हैं, कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में इसको डिटेल्ड वे में बताएं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती क्या है। नंबर 1,
मेटाकॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे सिस्टम का डेवलप करना जो अपनी मिस्टेक से हम सीखें डेली बेसिस पर। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लर्न करना, जिसमें सबसे पहले हम कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो आइडेंटिफाई करें वेयर द प्रॉब्लम। वेयर द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि प्रॉब्लम अगले में नहीं, असल में मसला क्या है। मिसाल के तौर पर आपकी किसी से बनती नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला सवाल करें कि प्रॉब्लम क्या है। सो आप प्रॉब्लम ये बता सकते हैं कि जब मेरी उसके साथ बनती नहीं, वेयर इज द प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे उसके अल्फाज बड़े तकलीफ देते हैं। अच्छा, मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। अच्छा, ये टाइम सही नहीं होता। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। फिर कोई ऑप्शन सोल्यूशंस की देखना, नंबर A, B, C, कोई 4-5 सॉल्यूशंस देखना। अच्छा, मैं उससे बात करूंगा। अच्छा, इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, मैं इनिशिएटिव लूंगा, मैं उसको ये बता दूं कि मुझे इसके ये अल्फाज ठीक नहीं लगते। अच्छा, बात ना ही करूं तो ज्यादा बेहतर है। कोई 4-5 सॉल्यूशंस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आपके माइंड में है उसको देखें, और उनमें से जो बेस्ट आपको लगता है उसको इम्प्लीमेंट कर दें। इम्प्लीमेंट करने पे काम खत्म नहीं होता। फिर एनालिसिस करें कि क्या मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले या नहीं। इफ यस, देन वेरी गुड, एक्नॉलेज करें, मेटाकॉग्निशन है। इफ नो, देन अगेन रिपीट द प्रोसेस कि फिर देखें जो बाकी बचे हुए जो ऑप्शंस हैं उनमें मैं किसको बेस्ट ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एंड देन फिर एनालिसिस करना। सो 2 चीज़ों से हम अपनी मेटाकॉग्निशन को हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी सोचों और रवैयों के बारे में सोचें। सो नंबर 1, जैसे मैंने बहुत एक्सप्लेन किया, उसको अपनी तरफ से कोशिश की है कि अपनी मिस्टेक्स का कोई रिकॉर्ड रख कर कोई ऐसा सिस्टम रखना कि जिसको इम्प्रोवाइज करना, क्या हुआ था, मैंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या क्यों मिस किए, नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा। नंबर 2, जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आए तो प्रॉब्लम्स को रिव्यू करने की स्किल को जो है वो इम्प्रूव करना, जिसमें आप अपनी बेस्ट ऑप्शंस को में से एक को चुनें, इम्प्लीमेंट करें, एनालिसिस करें, फ्रूटफुल रिजल्ट है, वेल एंड गुड, रिवॉर्ड करें, नहीं है तो कोई जो ऑप्शंस दूसरे थे उनमें से किसी बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आप अपने अंदर ले आते हैं तो आप मेटाकॉग्निशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेटाकॉग्निशन एक ऐसा स्किल है जिससे आप ख़ुद को हकीकी तौर पे एवेलुएट करते हैं, ख़ुद को सच्चाई से परखते हैं, अपनी गलतियां देखते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एग्जीक्यूटिव स्किल शो के साथ। मुझे और मिस्टर माला बतूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।